बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे आज शहर में होने वाली बारिशों के हवाले से। आज भी शहर में मुसलाधार बारिश हुई और गो के दौरानिया कम रहा, लेकिन तेज़ बारिश हुई। और जिस तरह शहर में जब भी बारिश होती है तो नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, उसी तरह शहर की जो एक मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासर हुई। न सिर्फ ट्रैफिक जैम्स हुए बल्कि उसके साथ साथ एक आध इक्का दुक्का करंट लगने के भी वाक़यात हुए। और बाज़ दफ़ा ये करंट लगने के वाक़यात खंभों पे या रोड पे या गेट पे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि घरों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये करंट लगने के वाक़यात होते हैं। बहरहाल के इलेक्ट्रिक की ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह इन वाक़यात को कम किया जा सके। इसी हवाले से के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने बाकायदा एहतियाती तदाबीर भी जारी की और के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा गया कि बारिश की सूरत हाल में घर से बाहर निकलने से परहेज़ किया जाए, यानी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकला जाए, PMT और खंभों को हाथ ना लगाया जाए। इसके अलावा गैर कानूनी कनेक्शंस जो हैं, जिसे कुंडे कहते हैं, उसको कम से कम किया जाए। यानी कोशिश ये की जाए कि अगर कहीं ऐसा कनेक्शन है तो फिर उसे फ़ौरी मुनक़ता कर दिया जाए, क्योंकि ये जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं ये भी बाज़ दफ़ा करंट लगने का सबब बनते हैं। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल रही, इसमें आज शहर में एक आध कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से एक दो लोगों को जो है वो यानी हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया तशवीशनाक हालत में। और यही वजह है कि यानी इतनी एहतियाती तदाबीर लेने के बाद भी ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, कोशिश यही रहती है कि इस किस्म के वाक़यात को कम किया जा सके। अगर हम देखते हैं कि दूसरे शहर जहाँ पे बारिशें होती हैं तो वहाँ तमाम जो सिविक बॉडीज़ हैं वो तमाम मिल के एक्शन लेती हैं, यानी चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो या बल्दियाती गवर्नमेंट हो, ये तमाम लोग मिल के एक कम्बाइंड स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इनकी कोशिश ये होती है कि मतलब किसी भी तरह से पानी का जो अखराज है उसको मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर वाक़यात पानी के जमा होने की वजह से होते हैं। अगर हम घर के बरक़ी आलात की बात करें तो अगर वो भी पानी में यानी ऐसी सूरत में चलाए जाएंगे जहाँ पानी मौजूद होगा तो उसमें भी करंट आने का अंदेशा होता है। इसलिए पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि शाहराहों पे या जहाँ जहाँ पानी जमा होता है उसका जल्द से जल्द अखराज मुमकिन हो, और उसके बाद एहतियाती तदाबीर भी ली जाएँ तो फिर इन वाक़यात को कम से कम किया जा सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक नूर अफशां। अस्सलाम वालेकुम नूर अफशां, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी नूर अफशां, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। हेलो, मेरी IF भी खोल दीजिएगा। जी जी, अच्छा, हम दोबारा रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। नूर अफशां से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है, शायद कुछ सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से ये रब्ता मुनक़ता हुआ था। बहरहाल हम ये भी बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या इक़दामात हैं जो कि इलेक्ट्रिक ने लिए हैं और इन इक़दामात को किस तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे 24 आवर्स अलर्ट रहने की जो एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, उस पर किस हद तक काम किया जा रहा है। जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से 118 पे कंप्लेंट्स आती हैं, क्या उस पर अमल दरामद किया जाता है, उस पर रिएक्शन कितना फास्ट है, ये तमाम बातें हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक की हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस नूर अफशां से। अस्सलाम वालेकुम नूर अफशां, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर बुलंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। मुझे बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से एहतियाती तदाबीर का इजरा तो हो गया था, लेकिन क्या इक़दाम किए गए शहर में इस दफ़ा जो बारिश का स्पेल है, क्योंकि मानसून का स्पेल लंबा होता जा रहा है, अभी भी मज़ीद कहा जा रहा है कि शायद 4 से 5 दिन मज़ीद इस शहर में बारिशें हों, तो क्या इक़दाम किए गए? मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होगा और शायद मंडे तक कंटिन्यू करेगा। हमारी भी पिछली बारिशों में हमें अंदाजा हो गया था कि खड़े पानी की वजह से हमें भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो हमने ऑलरेडी हेलो नूर अफशां, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, काइंडली ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ से सिग्नल आ सके।
जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नूर अफशान। हेलो हेलो, जी आपको अब जी, आवाज आ रही है? अब क्लियर आवाज आ रही है। जी जी जी, अब क्लियर आवाज आ रही है, बोलिएगा। बिल्कुल। हमने ऑलरेडी लेटर्स लिख दिए हैं टू ऑल डिपार्टमेंट्स के पानी के निकास को इंश्योर किया जाए, मशीनरी अवेलेबल हो, लोग अवेलेबल हो और एक कोऑर्डिनेटेड प्लान तमाम सिविक एंटिटीज का अवेलेबल हो, जिसके तहत जो भी बारिश के बाद रेस्टोरेशन एफर्ट्स हो वो की जाए। अपने इदारे की अगर मैं बात करूं तो हमने अपने तमाम अमले को 24/7 के अलर्ट पे ऑलरेडी कर दिया है। हम पिछले 3 दिन से अलर्ट पे ही चल रहे हैं, हमारी शिफ्ट ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही हैं। मटेरियल हमने अवेलेबल किया है ताकि हम ऑन स्पॉट रेस्टोरेशन कर सके, हमें मटेरियल के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़े। हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई कर दी हैं जहां पानी खड़ा होता है। हमने रेलेवेंट कमिश्नर के ऑफिस को बता दिए हैं कि इन लोकेशंस पे खास तवज्जो की जरूरत है, यहाँ पानी खड़ा होता है जो डेंजरस साबित हो सकता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां हमने कुंडा रिमूवल ड्राइव्स बहुत हेविली की हैं और जो इलीगल स्विचेस और तारें लटकी हुई होती हैं हमने हटाया है। और हम अपने एंड से तैयारी पूरी जारी रखें और हमारी रिक्वेस्ट है कि तमाम दूसरे इदारे भी अपनी तैयारियां कोऑर्डिनेशन में करें। नूर अफशान, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं हालिया बारिशें, ये जो 3-4 दिन का स्पेल लगातार रोजाना की बुनियाद पर आया है, तो क्या जो सिविक बॉडीज हैं उन्होंने भी अपना काम मुस्तैद अंदाज में किया है, यानी उनका काम आपको नजर आया है कि जिसकी वजह से ये वाकयात में कमी आई है? इस दफा वाकई ये एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि पानी कम खड़ा हुआ है सड़कों पे। मौसम भी थोड़ी आंख मचोली हमारे साथ खेलता है, कभी लगता है कि धूप बाहर होती है कड़कती हुई और फिर बारिश हो जाती है शाम में। लेकिन मेरा ख्याल है कि असल टेस्ट आएगा अगले चंद दिनों में जब बारिश कंटिन्यूसली होगी, तब हमें पता चलेगा कि तमाम जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं वो कितनी सक्सेसफुल रही हैं इस दफा। अच्छा, तो ये जो आने वाला स्पेल है इसके लिए क्या कुछ मजीद इक़दामात या प्लान किया गया है कि किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? जो एरियाज जहां पे जो आपने मार्क कराए हैं कि जहां पे पानी खड़ा हो जाता है, क्या उनकी पावर को ऑफ किया जाएगा? देखिए, सेफ्टी के बायस कुछ ऐसे लो लाइंग एरियाज हैं जहां घरों के अंदर पानी हर दफा खड़ा होता है। इसीलिए हमें भी इंस्ट्रक्शन कमिश्नर के ऑफिस से जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से आती हैं कि यहाँ आप बिजली बंद कर लें वरना घरों के अंदर हादसात और अमवात पेश आ सकती हैं। इसीलिए सेफ्टी के बायस हम बंद कर देते हैं। अगर यहाँ निकासी आपका सिस्टम इंश्योर हो जाएगा तो हमें बंद फीडर्स नहीं करने की जरूरत होगी। तो ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन है। हम ऑब्वियसली मॉनिटर करते रहते हैं कि कितना पानी खड़ा हुआ है और सिचुएशन क्या है। हम भी नहीं कोई खुद बंद कर जाते, ऑब्वियसली बिजली सप्लाई करने वाला इदारा है, बाय चॉइस किसी की बिजली बंद नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो यानी बरक़ी आलात हैं घर के उन्हें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ये कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घरों से रिलेटेड हैं, तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, मैं बल्कि आपके साथ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी 3 हट्टी में आज भी एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ एक छोटा बच्चा जनरेटर की तार से जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक है, जो घर की तार की वजह से, जो जनरेटर की तार घर में जाती है उसकी वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो हमारे बार बार एक ये मैसेज भी दोहराया जाता है कि हम के अपनी तारों और खंभों की ओनरशिप हम इंश्योर करें कि हमारे सेफ्टी और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो, लेकिन इसके साथ साथ जनरेटर का इस्तेमाल महफूज तरीके से हो। पानी की मोटरें आमतौर पर जमीन के करीब होती हैं और पानी उनके गिर्द जमा हो जाता है, तो उनका इस्तेमाल जरा ख्याल से किया जाए ताकि किसी किस्म का हादसा ना पेश आए। अगर आपको याद होगा कि
जो हालिया बारिशें थी उनके अंदर 16 हादसा घर के अंदर पेश आए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है और हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि इस तरह के हादसा दोबारा ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर अफशां, आपने मेट्रो वन न्यूज़ पर वक्त दिया। और नाजरीन, अब यानी हमें देखना ही होगा कि अब जो आने वाली बारिशें हैं उसमें भी इन एहतियाती तदाबीर पे हमने जो है ना वो काबू पाना है, ताकि कम से कम नुकसानात हो सकें। ये जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, जिस तरह आज तीनट्टी पे एक बच्चा जो है वो जनरेटर की तार से करंट लगने की वजह से बहुत तशवीशनाक हालत में उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो अब कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस कदर मुमकिन हो सके इन बरक़ी आलात से ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में दूर रहा जा सके। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और अब ब्रेक के बाद हम बात करना चाहेंगे कराची में नेशनल स्टेडियम में कल के होने वाले मैच के हवाले से, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। 10 साल बाद नेशनल स्टेडियम आबाद हो रहा है और पहले वनडे में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच के दौरान बारिश भी मुदाखलत कर सकती है और इस सीरीज़ के लिए यानी पाक श्रीलंका सीरीज़ के लिए कमेंट्री पैनल और ब्रॉडकास्ट प्लान का ऐलान कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक ने भी कल मीडिया से बात की और आज कप्तान सरफराज अहमद ने भी मीडिया से बात की, श्रीलंकन कप्तान ने भी मीडिया से बात की। ट्रॉफ़ी की रुनुमाई भी की गई। इस वक्त क्या पोजीशन है, यानी स्टेडियम में इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ जारी हैं, हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शुजात कुरैशी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। जी शुजात कुरैशी, क्या पोजीशन है, मुझे बताइएगा, तैयारियां कैसी चल रही हैं? और मतलब इस वक्त चूंकि तमाम लाइट्स ऑन है नेशनल स्टेडियम की, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि 10 साल बाद इंटरनेशनल वनडे होने जा रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। और कल जो है श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होकर पाकिस्तान के साथ तैयारियां जो है मुकम्मल की जा चुकी हैं और जो नेशनल स्टेडियम की तज़्यीन और राइश की जानी थी वो भी हो चुकी है। और पीसीबी के मुताबिक 70% जो है टिकट फरोख्त हो चुके हैं, जबकि निजी कोरियर कंपनी जो है उसके मुताबिक ज़राए जो बताते हैं 30% जो है टिकट फरोख्त हुए हैं। आज जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने जो है प्रैक्टिस की शाम में जो है पाकिस्तान, जबकि फ्लड लाइट्स में जो है श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने जो है प्रैक्टिस की। शायकीन क्रिकेट भी काफ़ी पुरजोश है, बड़ी तैयारी की हुई है। और बात की जाए कि जो सिक्योरिटी के प्लान के हवाले से तो 5000 सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार शामिल हैं, जबकि पुलिस जो है बाहर तैनात की जाएगी, जबकि रेंजर्स जो है कंट्रोल संभालेगी ग्राउंड के अंदर का। जबकि 3 पार्किंग ग्राउंड्स बनाए गए हैं, वहां पर जो है गाड़ियां शायकीन क्रिकेट अपनी पार्क कर सकते हैं और उनको वहां से शटल सर्विस के जरिए नेशनल स्टेडियम लाया जाएगा। जबकि ये जो पार्किंग है ये एक जो है जो आगा खान हॉस्पिटल है वहां पे उसके साथ साथ जो है डालमे के पास जबकि एक हकीम सईद ग्राउंड जो है वहां पर ये पार्किंग बनाई गई है। जबकि जो जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं उनको अपना ओरिजिनल एनआईसी और टिकट दिखाना पड़ेगा, जबकि एक एनआईसी पे जो है 5 टिकट फरोख्त किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है जितने भी रूट्स हैं जो कि लिंक करते हैं नेशनल स्टेडियम को, उन्हें जो है बंद कर दिया गया है कंटेनर और टैंकर लगा के, जबकि तो मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जबकि ट्रैफिक पुलिस को इस बार जो है ब्रीफ किया गया है कि जितने भी डिप्लॉयमेंट होगी ट्रैफिक पुलिस की कि वो ताकि आवाम को गाइड कर सकें, जितने भी रूट मुतबादिल हैं उनको पहले समझाए गए हैं, उनको ब्रीफ अच्छे से किए गए ट्रैफिक पुलिस को, ताकि वो आवाम को ब्रीफ कर सकें। क्योंकि कल वर्किंग डे है, बहुत ज़्यादा रश भी होगा, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और इंतजामी की जानिब से अपील की गई है कि वो इंतजामी कानून नाफिज करने वाले इदारे ट्रैफिक पुलिस या पुलिस हो उनके साथ कोऑपरेट करें। और जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 साल बाद वनडे मैच होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम में। तो जो शायकीन क्रिकेट से हमारी बात हुई, काफ़ी तैयारियाँ उन्होंने की हुई हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई है कि बारिश भी मुतवक्को है। उसके बावजूद जो शायकीन क्रिकेट हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि कल का मैच ज़रूर होगा और उन्हें कल अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो जिस तरह आपने की कंपनी का ये कहना है कि सिर्फ 30% टिकट फरोख्त हुए हैं, जबकि पीसीबी या नेशनल स्टेडियम का ये कहना है कि 70% टिकट जो है वो फरोख्त किए जा चुके हैं।
आप क्या समझते हैं कल के मैच में जो तमाशाइयों का टर्न आउट है वो कैसा रहेगा? शुजात, मेरी आवाज आ रही है आपको? शुजात, मुझे बताइएगा कि कल के मैच में शायकीन क्रिकेट का टर्न आउट स्टेडियम में कैसा रहेगा? कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, क्योंकि अगर 30% टिकट फरोख्त हुए हैं तो फिर तो जिस तरह हमने PSL में देखा था कि हाउसफुल होता था, स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, तो क्या उसी किस्म का रश हमें नजर आएगा, या चूंकि मौसम भी कुछ ऐसा है और फिर यानी कराची में एक वर्किंग डे में इन तमाम लोगों का आना मुश्किल होता है? क्या कहते हैं आप? देखिए, यकीनी तौर पे ताउन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 10 साल बाद जो है वनडे नेशनल मैच होने जा रहा है, और इसी वजह से जो है अपील की गई है कि शायकीन क्रिकेट ख़ास तौर पे जो आवाम को परेशानी होगी, तो थोड़ी बहुत जो परेशानी होगी वो उसको जो है दरगुजर करें और इंतज़ाम से ताउन करें। लेकिन शायकीन, हमने इससे पहले भी देखा है कि यहाँ पे PSL हो चुके हैं, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो आवाम है वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, सबसे कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि डिस्कस ज़रूर किए गए हैं, एड्रेस किए जाने चाहिए, और जो इंतजामी की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इस बार कम से कम शायकीन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पे जो रूट्स पहले बंद हुआ करते थे वो खुले रहेंगे, जिस तरह से शायर पाकिस्तान है, यूनिवर्सिटी रोड है, शायर फैसल है, शायर कायदीन है, ये रोड खुले रहेंगे, और जो मुतबादिल हैं वो बता दिए गए हैं, और जितने भी रूट्स जो कि लिंक रोड हैं नेशनल स्टेडियम को आने वाले, वो तमाम के तमाम कंटेनर लगाकर और टैंकर लगा के बंद कर दिए गए हैं, जबकि शटल सर्विस के जरिए सारे के सारे शायकीन क्रिकेट को नेशनल स्टेडियम पहुंचाया जाएगा, जबकि पुलिस जो है बाहर सिक्योरिटी की फराइज अंजाम देगी, जबकि फिजाई निगरानी भी मुसलसल की जाती रहेगी। आज भी जो है प्रैक्टिस की गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम की जानिब से, और जो है बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी हुई, और खदशा यही है कि डिले हो सकता है मैच, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशगोई की गई है कि कल बारिश मुतवक्को है। तो उम्मीद यही है कि कल बारिश कम हो ताकि जो है मैच जो है बर वक्त किया जा सके। जी ठीक है शुजात, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं हमारे होस्ट, एंकर और क्रिकेट एनालिस्ट नसीम राजपूत से। नसीम राजपूत, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं नसीम राजपूत से, एंकर, होस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट। उनसे जानना चाहेंगे कि आज सरफराज ने जो मीडिया ब्रीफिंग की है, यानी जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें ये कहा है कि पहली बार यानी अपने मुल्क में बतौर कप्तान खेलना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और ये सीरीज़ मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है। वैसे तो ये स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि क्योंकि श्रीलंका की जो असल टीम है वो नहीं आ रही है, बल्कि बहुत से अहम खिलाड़ी जो हैं उन्होंने माजरत कर ली है, तो इस वजह से अब जो टीम इस वक्त श्रीलंका की कराची यानी पाकिस्तान का दौरा कर रही है, आवाज आ रही है? वो एक यानी उसे बासानी जो है वो शिकस्त दी जा सकती है। बहरहाल फिर भी अपसेट कोई भी टीम कर सकती है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नसीम राजपूत, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे होस्ट हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा आज श्रीलंकन कप्तान और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने जो है मीडिया टॉक भी की और ख़ास तौर पे जो ट्रॉफ़ी है उसकी रुनुमाई भी की गई। आप क्या समझते हैं, मतलब पहली बार अपने मुल्क में बतौर कप्तान सरफराज खेलेंगे, तो क्या ये वाकई सीरीज़ बड़ा चैलेंज है या एक आसान सीरीज़ साबित होगी? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये आसान सीरीज साबित होगी, लेकिन क्रिकेट इतना बेवफा खेल है कि आप बहुत ज्यादा चांस ले नहीं सकते। और सरफराज अहमद जिस तरीके से लीड करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और 10 साल के तवील अरसे के बाद कराची में खेला जाएगा, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं डॉक्टर साहब, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, और ये एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए। जो आने वाली सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है,
तो पाकिस्तान अगर यहाँ रिदम हासिल करता है तो आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को फायदा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मिसबाह उल हक जिन्होंने 1 मिनट के लिए भी कोचिंग नहीं की, वो 3 साल के लिए कोच है। सरफराज अहमद जो 2.5 साल से पाकिस्तान को T20 में नंबर 1 टीम बनाए हुए हैं, और एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास ने भी ये बात कही कि सरफराज को एटलीस्ट जो नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 खेला जाएगा तो वहां के लिए कप्तान मुकर्रर किया जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सरफराज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। सरफराज को टॉप ऑर्डर में आके परफॉर्म करना होगा। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल किया सरफराज अहमद से कि सरफराज तुम कितना प्रेशर महसूस कर रहे हो कि तुम एक सीरीज के लिए कप्तान हो, और अगर हम देखते हैं तो मिसबाह उल हक जिन्होंने आज तक कोचिंग नहीं की, वो 3 साल के लिए हेड कोच और चीफ सिलेक्टर है। तो सरफराज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो बहुत हमें नोट करनी चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम एहसान मानी और वसीम खान मेरे साथ राब्ते में रहें और मुझसे बात करते रहें, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में मेरे साथ बात कर रहे थे। तो इसका फायदा ये होगा कि मुझे रिजल्ट देने में आसानी होगी, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप हुक्काम को आगाह कर रहा होगा। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं डॉक्टर साहब के सरफराज के लिए तो बहुत ही क्रूशल ये सीरीज, जैसे आपने सवाल किया सरफराज की बात की। तो सर आप क्या समझते हैं कि जी सर, मतलब बज़ाहिर देखने में तो एक आसान सीरीज नजर आ रही है, यानी जो श्रीलंकन टीम जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे है, तो कहा तो यही जा रहा है कि एक आसान सीरीज साबित होगी। एक तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड, दूसरे फिर मतलब पाकिस्तान की टीम अगर वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो इस वक्त मजबूत टीम है श्रीलंकन टीम से कहीं ज्यादा। तो क्या समझते हैं ये एक प्लस पॉइंट नहीं होगा सरफराज के लिए अपने मुल्क में एक आसान सीरीज खेलना? देखिए, लाहिरो थिरिमाने से भी जब आज ये बात की गई थी, जो कैप्टन है ओडीआई सीरीज में श्रीलंका के, तो उन्होंने भी यही बात की थी डॉक्टर साहब कि जिस तरीके की सूरत हमारे पर, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर है। तो जब प्रेशर हो का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के लिए सीरीज आसान होगी। डॉक्टर साहब, हमें याद रखना चाहिए कि पिछले 3 साल में जितने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट हुए हैं उसमें श्रीलंका की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। अच्छा, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो श्रीलंका के क्रिकेटर्स नहीं आए, अगर मैं आपसे पूछता हूं या मैं अपने आप से पूछता हूं, जो 8-10 क्रिकेटर नहीं आए उनके नाम मैं 4 का भी नहीं बता सकता। वो श्रीलंका के माजी के क्रिकेटर्स नहीं है, जैसे मुताए मुरलीधरन हुआ करते थे, संगाकारा हुआ थे, महिला जयवर्धने होते थे, या चमंदा वास होते थे। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है कि जो नहीं आया। तो जो नहीं आए उन्होंने श्रीलंका की क्रिकेट को कोई फायदा नहीं पहुंचाया कि उन्होंने बहुत टॉप पे लेके चले गए हो। लेकिन ये सीरीज श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक अवे सीरीज खेल रहे, अपने मुल्क से बाहर खेल रहे, और चूंकि उनका वो प्रोडक्ट जो परफॉर्म नहीं कर सका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट पे या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पे, तो अब जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे वो जगह ले सकते हैं। तो पाकिस्तान पे इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन श्रीलंका के लिए ये सीरीज बड़ी ब्लेसिंग है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या इस जो मुतवक्के टीम है उसमें कोई चेंजेस भी की तवक्को की जा रही है, या जो वही जो यानी पहले जो इंटरनेशनल मैचेस जो पाकिस्तान की टीम खेलती रही है वही तमाम खिलाड़ी मौजूद होंगे? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसलिए सवाल है कि जैसे आपने पहले बात की कि श्रीलंका की कमजोर टीम आई है, मैंने कल भी आपके शो में ये बात कही थी कि आपको अपने उन टैलेंट को ट्राई कर लेना था कि जो कहीं ना का प्रोस्पेक्ट साबित होते, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फ्यूचर साबित होते। तो हमने वो काम नहीं किया। या तो मिसबाह उल हक एज ए चीफ सिलेक्टर डरे हुए दिखाई दिए कि मैं पहली सीरीज हार गया तो क्या होगा,
लेकिन अगर मिसबाह-उल हक जिनको 3 साल की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो भी ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? आपको तो पूरी अथॉरिटी दी हुई है, आप हेड कोच भी हैं, आप चीफ सिलेक्टर भी हैं, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम अपने उस यंग टैलेंट को ट्राई कर लेते, जैसे मूसा खान हो गए, जैसे नसीम शाह हो गए। ये डॉक्टर साहब आप देखिएगा आने वाले वक्त में पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है ये दोनों खिलाड़ी। अगर आप इनको यहाँ ट्राई करते, आज भी सरफराज ने ये बात कही, और कल जब मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी बात कही कि हम पहले अपने बॉलर से मैचेस जीता करते थे, आज हमारे बॉलर्स ऐसे नहीं है कि हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो दो मर्तबा किसी टीम को आउट कर लें। तो अगर हम उनको ट्राई करते, वो 10 ओवर का स्पेल करते, कुछ ना कुछ अपने आप को डिफाइन करते, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता था। आपने वो नहीं किया, आपने वही आमिर और वहाब रियाज पे रिलाई किया। भाई आमिर, अच्छा नसीम राजपूत, आपसे ये जानना चाहूंगा, नसीम भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि PSL के इनेकाद की वजह से और वैसे भी मुख्तलिफ जो T20 टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी T20 में तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब बात की जाती है वनडे की या 5 डे की, यानी लेंथ ऑफ गेम जिस कदर आप बढ़ाते जाएं उतनी ही कारकर्दगी खराब होती जाती है। पाकिस्तान की जो कारकर्दगी T20 में देखने में आती है वो वनडे क्रिकेट में नहीं आती, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब देखिए, अभी आप लास्ट वर्ल्ड कप की एग्जांपल उठा लें जी। अब पाकिस्तान जब इंडिया से मैच हारा, ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा, उसके बाद ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बाहर हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान के 4 मैच बाकी थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने 4 मैच जीते, अफगानिस्तान के खिलाफ फंस गए थे, पाकिस्तान ने कमबैक किया, न्यूजीलैंड को हराया जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई दे रही थी, फाइनल भी बड़ा जबरदस्त खेली। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ रन रेट की वजह से फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। और लेकिन अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने आसान मैचेस में कम रन रेट से मैच जीता सर। अगर अफगानिस्तान से एक बड़े मार्जिन से मैच पाकिस्तान जीत लेता, आसान मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतता, यानी न्यूजीलैंड जीत गए, बहुत बड़ी बात थी। आपको याद होगा कि हमारे 7 आउट हो गए थे, वो अहमद वसीम और वहाब रियाज ने मैच जिता दिया था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत आसान हो गया था मैच, वो तो हम हार गए थे मैच। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को बड़े कन्विंसिंगली शिकस्त दी। लेकिन मैं आपसे टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था, अगर पाकिस्तान ने शारजा में 2 टेस्ट मैच ऐसे हारे जब पाकिस्तान को चौथी इनिंग में टारगेट अचीव करना था 125 रन का और एक मरतबा 170 रन का, तो आपके कप्तान ने, सरफराज अहमद ने तो आपको उस जगह लाके खड़ा कर दिया था कि अब आप मैच जीत गए। और आपके बैट्समैन अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये किसका कसूर है? तो ये बैट्समैनों का कसूर है, ये कप्तान का कसूर नहीं है। जी नसीम भाई, कहा यह जाता है कि चौथी इनिंग में, अगर आप 4th इनिंग की बात करें तो 100-125 रन से ज्यादा का टारगेट भी जो है ना मैच फंसा सकता है बआसानी। देखिए मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, आप शारजा में खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, अबू धाबी में खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे, आप साउथ अफ्रीका में नहीं खेल रहे, आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, आप न्यूजीलैंड में नहीं खेल रहे। तो अगर इस कंडीशन में भी आपको 125 रन का हदफ मिले और आप चेस ना कर सके, तो फिर आप किसको इल्जाम देंगे? आप कप्तान को इल्जाम देंगे, आप टीम मैनेजमेंट को इल्जाम देंगे, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इल्जाम देंगे? कसूरवार तो आपके वो बैट्समैन है जो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए आज भी सरफराज से ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई करना है फॉर दी वर्ल्ड कप। आपको याद होगा जब सरफराज ने क़यादत संभाली थी, उस वक्त पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतता तो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता जी। तो अगर उस ODI सीरीज में पाकिस्तान ने उस वक्त संभाल के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पहुंचाया, तो उस लिहाज से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान ने T20 तो नंबर 1 टीम है, लेकिन ODI और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सके जो यूटिलाइज करना चाहिए था। आई होप सो कि आप जो मिसबाह-उल हक आए, वकार यूनुस आए और सरफराज अहमद की इक्वेशन है, ये अच्छी तरह परफॉर्म करें और उसके बाद पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट दे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सरफराज के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है
क्योंकि मिसबाह-उल हक उस कमेटी का हिस्सा थे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा थे, और वसीम अकरम भी उस कमेटी का हिस्सा थे। और आपने देखा होगा कल जो स्टेटमेंट आया था मिकी आर्थर, जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच है, कि इन दोनों ने मुझे बाहर किया। और अगर सरफराज जो 2.5 साल से T20 की नंबर 1 टीम बनाए हुए, और नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी उनको अगर जो है वो कप्तान मुकर्रर नहीं किया जाता, इट मींस दैट समथिंग डिफरेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा नसीम राजपूत, ये भी बताइएगा कि कल के मैच के हवाले से अगर आपसे बात करें तो आप क्या कहते हैं, जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करने को प्रेफर करेगी या बॉलिंग करेगी? यानी मौसम की सूरत हाल देखते हुए बारिश का भी खदशा है, और फिर थोड़ी सी ड्यू भी कराची में देखने में आती है, और ये मानसून सीजन है तो हवा में नमी का तनासुब बढ़ भी जाता है रात के वक्त। आप क्या कहते हैं, टीम के लिए बॉलिंग करना बेहतर होगा या बैटिंग करना बेहतर होगा जो टीम टॉस जीतती है? डॉक्टर साहब, अल्लाह मियां बहुत मेहरबान है, इस वक्त कराची पे इतनी बारिशें तो हमने देखी नहीं जितनी हो रही हैं जी। आज जब सरफराज अहमद से ये सवाल किया गया तो सरफराज अहमद ने भी यही बात कही कि देखे मैंने पिच देखी नहीं, और क्योंकि पिच पे कवर लगे हुए पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि कराची में 3-4 दिन से बारिश हो रही, जब से हम आए हमने पिच नहीं देखी। लेकिन मैं क्योंकि कराची में पैदा हुआ हूँ, मैंने सारी क्रिकेट कराची में खेली है, और मैंने तमाम की तमाम चीजें देखी हुई है नेशनल स्टेडियम कराची की, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कराची की पिच ऐसी होगी कि जैसी माजी में होती थी, और बैटिंग की ट्रैक होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह आज बारिश हुई, और अगर कल भी बारिश होती है, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान ये मैच जो पहला वनडे मैच है ये होगा या नहीं होगा? अच्छा, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जब पिच का कवर खुलेगा उसका बिहेवियर क्या है? सर ग्राउंड्समैन का क्या कहना है? यानी सर इस जो पिच बनाई गई है, क्या ये बैटिंग पिच बनाई गई है? ग्राउंड्समैन के सर तबसरा तो आता है ना, यानी एक इस बात का तो अंदाजा होता है ना कि आप क्या एम कर रहे हैं। आया आप कराची के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उन्हें कोई बड़े बड़े मतलब लंबे चौके छक्के दिखाना चाहते हैं, या एक फास्ट गेम पेश करना चाहते हैं कि फैसला कुन मैच हो और फास्ट विकेट हो? मतलब स्पेक्युलेट क्या किया जा रहा है कि माजी की तरह स्लो बैटिंग पिच बनाई जाएगी या बाउंसी बॉलिंग पिच बनाई जाएगी जिसपे बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज हासिल होगा? डॉक्टर साहब, इस पिच के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने कल के शो में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद है कि आपने कहा जिस तरीके की पिच कैसी होगी। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको ये जवाब दिया था कि कराची की पिच जो है वो ट्रेडिशनली डिफरेंट होती है, और उस पिच के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना जो है वो बड़ा मुख्तलिफ दिखाई देता है, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है। लेकिन कल जब कवर उठेंगे और जो बारिश हुई है उसके बाद कितनी घास उस पिच पे उग गई है, ये जरूर देखना होगा, और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि ये बॉलर्स को कितना मौसर साबित होती है और कितना बाउंस इसमें नजर आता है। और बज़ाहिर तो जो देखते हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसा लगता है कि अगर बाउंस नजर भी आए ना तो उसको अपने रोलर के थ्रू जो है वो दबा देना चाहिए, ताकि जो शायकीन क्रिकेट मैच देखने आ रहे हो उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ठीक है, तो शायकीन क्रिकेट के हवाले से क्या स्पेकुलेट करते हैं, कितनी पब्लिक कल नेशनल स्टेडियम में मौजूद होगी? आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल का जवाब मैं ये दूंगा आपको कि असर के वक्त तक जब मेरी बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला कौम से, आज असर की बात कर रहा हूं मैं जी जी, और उसमें ये पता चला था कि 50% टिकट्स लिख गए थ्रू उस कंपनी के जिसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असाइनमेंट दिया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने, जैसे हमारी कल थी कि जो लैप्सेस थे उनको हमने कितना कवर किया, आज कोशिश कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर जितने टिकट बिके हैं उसके बाद जो टिकट्स है उसको अवेल करने की कोई ना कोई फैसिलिटी बनाई जाए ताकि लोग शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद हो। और ये अच्छी लगी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो मैंने जैसे आपको कल भी कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया थिंक टैंक है,
चाहे वो चेयरमैन एहसान मानी हो, जिनके घर का किराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2,60,000 रुपए अदा करता है, अब फिर जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव आए हुए इंग्लैंड से वसीम खान, उनके बहुत ही खराजात दिखाई देते, लेकिन वो डिलीवर क्या करते ये कल पता चलेगा। क्योंकि जब इवेंट होता है जब ही पता चलता है कि आपने क्या परफॉर्म किया और आपकी क्या चीज सामने आई। तो आई होप सो कि पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा चीजों का मुतामिल हो नहीं सकता। इमरान खान साहब वहां अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट को अगर हमने अच्छा एक्सपोजर नहीं दिया तो फिर पाकिस्तान का कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा डॉक्टर साहब सारी दुनिया में। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, हमारे होस्ट ऑल आउट के और क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि अब कल ही पिच का अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का बिहेवियर पिच देती है और साथ ही साथ शायकीन क्रिकेट किस कदर इस मैच में हिस्सा लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची में यानी क्लीन माई कराची मुहिम के हवाले से, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत क्लीन माई कराची मुहिम के हवाले से एक इजलास भी हुआ है। डिप्टी कमिश्नर की वज़ीर आला सिंध को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दफ़ा 144 लागू होने के बाद से पहली कार्रवाई जो है वो देखने में आई है, यानी एक शख्स की निशानदेही पे मलीर के इलाके से बाकायदा एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया गया, और इसके अलावा कुछ मज़ीद पुलिस की फुर्तियाँ देखने में सामने आई, जिसके ज़रिए यानी तकरीबन कोरंगी सनती एरिया में मलबा फेंकने वाले 5 अफराद को पकड़ लिया गया। सुजुकी समेत 3 गाड़ियाँ जब्त भी कर ली गई। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मुर्तज़ा वहाब ने सफाई मुहिम में आवाम से ताउन मांग लिया है और कहते हैं कि 6 दिन में 1,38,000 टन कचरा उठाया गया है। जैसे ही सफाई मुकम्मल होगी तमाम अजला DMCs को दे दिए जाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि ये जो ख़ास तौर पे क्लीन माई कराची मुहिम चल रही है, यानी हम तवातुर के साथ मुख्तलिफ मुहिम देखते चले आ रहे हैं। पहले चमकता दमकता कराची, फिर लेट्स क्लीन कराची, और अब क्लीन माई कराची मुहिम। क्लीन और कराची का लफ्ज़ जो है ना तकरीबन तमाम ही मुहिम में रहता है, और अब ये जो मुहिम 30 दिन की चलाई गई है, जिसमें सिंध हुकूमत ने यह दावा किया है कि 30 दिन के अंदर कराची को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। बारिशों की वजह से इस मुहिम में कुछ रुकावटें आ रही हैं, जिसके बाइस कचरा उठाने की रफ्तार सुस्त पड़ती है, लेकिन फिर भी इस मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक दफ़ा कराची को मुकम्मल तौर पे कचरे से साफ़ कर दिया जाए तो उसके बाद तमाम अजला जो हैं वो DMCs को दे दिए जाएंगे। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बाद से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, सुकन थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में भी 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सुजुकी समेत 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या ये कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी? तो देखिए, ये क्लीन कराची मुहिम के हवाले से जो हुकूमत सिंध ने ऑर्डर जारी किए थे, उसके बाद किसी इलाके के अंदर जो है वो पुलिस जो है वो सरगर्म नजर आई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो इसमें सब पहल तो सुकन पुलिस ने किया, जहाँ पर एक शख्स को कचरा फेंकते हुए देखा और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत न सिर्फ उसके खिलाफ किया बल्कि उसको जो है वो लाकअप में भी रखा गया है। इसके साथ साथ दूसरी कार्रवाई जो की वो सनती एरिया पुलिस ने की है। ये कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने जो है वो कोरंगी के अंदर जो कागजे है, मतलब जिसे मली नदी भी कह सकते हैं, इसके साथ जो है वो ट्रकों के अंदर भर की कचरा मलबा ला के फेंका जा रहा था। तो वो ट्रक सुजुकी समेत 3 गाड़ियां जो है वो पुलिस ने पकड़ी हैं और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। ये 5 अफराद जो है वो ड्राइवर और लोडर होते हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अब देखना ये कि पुलिस से पिटवाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं करती है, इसमें तो ड्राइवर और